नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम राजस्थान जी के भूगोल की क्लास नंबर 25 पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको कक्षा 6 से 12वीं तक की जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं उससे बहुत ही शानदार एक नया टॉपिक मिलने वाला है और पूर्ण रूप से ऑथेंटिक टॉपिक है साथियों। साथ ही इन क्लासों की PDF में जो टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से ही, वहाँ पर इन सभी क्लासों की PDF आपको निःशुल्क ही अवेलेबल हो जाएगी साथियों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लगातार। यहाँ पर यदि आप क्लास अटेंड करते हो तो राजस्थान जी के निश्चित रूप से आप कक्षा 6 से 12 की पुस्तकों से अध्ययन कर रहे हो साथियों, आपकी राजस्थान जी के पर पकड़ बनेगी, ऑथेंटिक मैटर मिलेगा और 6 से 12 की जो किताबें आती है उनको आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आने वाली रीट पात्रता परीक्षा जो कि जुलाई माह में आयोजित होने वाली है, जुलाई में, उसके लिए, और उसके बाद में अक्टूबर माह में जो मेन पेपर आपका होने वाला है 3rd ग्रेड लेवल 1 लेवल 2, उसके लिए, साथ ही 2nd ग्रेड भर्ती, 1st ग्रेड भर्ती, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी ये क्लासेज है। तो आइए देखते हैं साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह से संबंधित। आपको ये जो टॉपिक है प्रत्येक एग्ज़ाम में राजस्थान वाले में पूछा ही जाता है, चाहे वो पात्रता का पेपर हो, मुख्य पेपर हो, 3rd ग्रेड हो, 1st ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, या फिर पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, LDC का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, प्रतीक चिन्ह हर एग्ज़ाम में आपसे राजस्थान के में पूछे जाते हैं। तो आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। एक बार इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो प्रतीक चिन्ह आपको दोबारा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साथियों। देखो, प्रतीक चिन्ह में जैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि राज्य वृक्ष क्या है, क्या नहीं है, राज्य वृक्ष का दर्जा किसको दिया गया, कब दिया गया, क्या क्या उसकी विशेषता है, सारी चीज़ें हम राज्य वृक्ष की ही नहीं, जैसे राज्य पुष्प की, फिर राज्य पशु की, फिर सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर प्रतीक चिन्हों से संबंधित है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान के राज्य वृक्ष की। साथियों, नॉर्मल सा क्वेश्चन एक आता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, तो अपना उत्तर क्या रहेगा? खेंजरी वृक्ष। ठीक है। अब आप यूँ मत कहना कि हम खेंजरी के वृक्ष को ही नहीं जानते। यहाँ पर देखिए, मैंने एक सांकेतिक चित्र भी लगाया है यहाँ पर खेंजरी के पेड़ का। इस प्रकार से पेड़ होता है और ज़्यादातर ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। रेगिस्तानी मतलब राजस्थान में जो पश्चिमी साइड है, मतलब पश्चिमी जो रेगिस्तान है साथियों, वहाँ पर ज़्यादातर आपको जो खेंजरी वृक्ष है इसका आपको बहुतायत देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें खेंजरी के वृक्ष को तो इसको शमी वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि भाई एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है, सभी को पता है खेंजरी है, लेकिन खेंजरी की जगह शमी भी वहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, मतलब शमी विकल्प भी आपको दिया जा सकता है। साथियों, अगर हम बात करें खेंजरी के पेड़ की तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सिनेरिया। ये भी आपसे एक प्रश्न है। जैसे डायरेक्टली नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है तो आपका उत्तर खेंजरी रहेगा, लेकिन उसके बाद में जो हार्ड लेवल के प्रश्न बनना चालू होते हैं आपको वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिप सिनेरिया, मतलब प्रोसेसिप सिनेरिया भी आपसे पूछा जा सकता है। इसे रेगिस्तान या थार का कल्पवृक्ष कहा जाता है। मैंने अभी आपको से ऊपर बोला था कि यह पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान मतलब थार का मरुस्थल उधर ज़्यादा टाइप उधर है, रेगिस्तान वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादातर इसी प्रकार के वृक्ष आपको रेगिस्तान में मिलेंगे, खेजड़ी के वृक्ष फूल आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान या थार का कल्पवृक्ष। साथियों, यहाँ पर 1 2 3 क्वेश्चन तो आपके तैयार हो चुके हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सिनेरिया है और इसे रेगिस्तान या थार का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष कब बनाया गया साथियों? खेंजरी को राजस्थान का राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। तो यहाँ से भी आपको विशेष रूप से याद रखना है कि भाई पहले तो यहाँ पर 1983 के पहले राजस्थान का राज्य वृक्ष का दर्जा प्राप्त नहीं था खेंजरी को। राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को खेंजरी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसकी हरी फली को सांगरी कहते हैं, जबकि सूखी फली को खोखा कहते हैं। देखिए ऊपर वो जो अभी हमने सांकेतिक चित्र लगाया था, इसमें
कुछ तो पत्तियां आ रही है और कुछ फलियां, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फलियां भी इसमें लगी हुई है साथियों। ये पीली पीली टाइप की आपको दिख रही है ना थोड़ी थोड़ी, तो ये फलियां है। ये जो हरी फली है, मतलब हरी ग्रीन टाइप की जो रहती है, उस समय इसको क्या कहा जाता है, सांगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसकी फली को सांगरी कहा जाता है। और ये जब सूख जाती है, ठीक है, सूखने के बाद में इसी फली को हम क्या कहते हैं साथियों, खोका कहते हैं। क्या कहते हैं, खोका। ठीक है, इसको भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। खेजड़ी की हरी फली को तो सांगरी और सूखी फली को खोका कहते हैं। इसकी पत्ती को लूम कहते हैं। पत्ती को क्या कहा जाता है, लूम कहा जाता है। तो एक एक चीज़ मैंने कहा था ना, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलने वाली है साथियों। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। जैसे ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष किस दिनांक को, किस दिवस को खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक इससे संबंधित एक और प्रश्न बनता है, ऑपरेशन खेजड़ा। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 1991 में। इसका संबंध खेजड़ी से है। ठीक है, तो इसलिए आपको मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया, तो आपको ये भी याद रखना है। खेजड़ी से ही संबंधित एक विशेष घटना है, सन 1730 ईस्वी की बात है साथियों। जोधपुर के खेजड़ली गाँव में खेजड़ी के वृक्षों को बचाने हेतु अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अतः प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में मेला भरता है। देखो, आपको ये घटना तो सभी को पता होगी कि अमृता देवी का नाम किसने नहीं सुना, आप सभी ने सुन रखा होगा। बहुत ही आप समझ सकते हो, खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो भी अकेले नहीं, 363 लोगों के साथ। पेड़ से लिपट गए और सैनिकों ने उनको जिंदा ही पेड़ के साथ काट दिया साथियों। तो ये उनका जो बलिदान है वो ऐतिहासिक बन गया और उनको उसी याद में उनको याद किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली, जो कि जोधपुर में पड़ता है, खेजड़ली गांव का पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है साथियों, यहाँ पर मेला भी आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आगे हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण हेतु 1994 ईस्वी में अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार प्रारंभ किया गया। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अब आप कहोगे कि खेजड़ी से पुरस्कार पर किधर चल गए, क्योंकि खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी ने बलिदान दिया था। ठीक है, अब उसके बाद में उससे ही संबंधित, अमृता देवी से ही संबंधित एक पुरस्कार भी शुरू किया गया 1994 ईस्वी में। कौन सा पुरस्कार है, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, और यह वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने, अब देखो राज्य वृक्ष की तो बात थी, लेकिन उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी है साथियों। ये हमने राजस्थान का राज्य वृक्ष क्लियर कर लिया है। आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो राजस्थान के राज्य पशु की। ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु सेकंड नंबर पे देखो, राजस्थान का राज्य पशु एक तो है चिंकारा और एक है ऊंट। दो राज्य पशु है, मतलब अलग अलग साथियों। इसमें विशेष तौर पे आपको ये याद रखना होगा कि जो चिंकारा है, चिंकारा वाइल्ड एनिमल है। कैसा है, वाइल्ड एनिमल है। वाइल्ड मतलब क्या हुआ साथियों, जंगली जानवर। ठीक है, जंगली, जो जंगल में रहते हैं। और ऊंट एक पालतू पशु है साथियों। तो इसमें भी आपको दो तरह से प्रश्न बन सकते हैं कि राजस्थान का राज्य पशु है, चिंकारा भी है, ऊंट भी है। लेकिन अगर प्रश्न बना राजस्थान का जंगली राज्य पशु है, तो जंगली राज्य पशु में ऊंट आपको कभी भी नहीं बनना है, उसमें आपका आंसर रहेगा चिंकारा। और राजस्थान का पालतू राज्य पशु है, पालतू मतलब जिसको पाला जाता है, तो वहाँ पर फिर आपको ऊंट भरना है। देखो, नॉन डोमेस्टिक एनिमल मतलब घरेलू पशु जो नहीं है वो है चिंकारा, और जो डोमेस्टिक एनिमल जो घरेलू पशु है वो है साथियों ऊंट। तो आपको विशेष तौर पे दोनों को याद रखना है कि प्रश्न किस तरह से आपसे पूछा जाता है। अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा राजस्थान का नॉन डोमेस्टिक एनिमल राज्य पशु कौन सा है, तो आपको वहाँ चिंकारा करना है। डोमेस्टिक एनिमल राज्य पशु कौन सा है, तो साथियों वहाँ पर फिर आपको ऊंट करना है। अब इनके बारे में पढ़ने से पहले हम देखो दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, चिंकारा को अलग पढ़ेंगे, ऊंट को अलग पढ़ेंगे। तो चिंकारा इस प्रकार से, यहाँ पर मैंने एक प्रतीक, एक सांकेतिक चित्र भी लगाया है। इस प्रकार से चिंकारा दिखाई देता है साथियों देखने में। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। अब देखो आप एक एक चीज़ को समझना, ठीक है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला है। जैसे यहाँ पर खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या था, प्रोसेसिव सिनेरिया, वैसे ही चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। नेक्स्ट आगे हम बात करें साथियों चिंकारा की,
तो इसको छोटे हिरन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? छोटा हिरन। देखो आप ऊपर देखो सही से चित्र को, यदि आप देखते हो तो हिरन टाइप लग रहा है ना थोड़ा, तो इसको छोटा हिरन भी कहा जाता है साथियों। किसको? चिंकारा को। इसे 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। कब किया गया? 1981 में। जबकि जो खेजड़ी थी, खेजड़ी क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष, उसको 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। और यहाँ पर राज्य पशु का दर्जा चिंकारा को कब दिया गया? 1981 में। यह एक शर्मिला जीव है जो राजस्थान के मरुस्थल की तरफ अधिक पाया जाता है। चिकारा के नाम से राजस्थान में एक तत्वाध्य यंत्र भी है। देखो प्रश्न घुमा सकता है एग्जामिनर यहाँ से। जैसे आपके सामने एक प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान का राज्य पशु है, अब वहाँ पर चिंकारा न दे करके चिकारा दे दिया। चिंकारा में ऊपर यहाँ अंक की मात्रा लगी रहेगी, ठीक है, अंक की मात्रा चिंकारा। और वहाँ पर अगर चिंकारा नहीं दे रखा है तो आपको वो नहीं करना है। चिकारा अगर दे रखा है, चिकारा क्या है साथियों? चिकारा राज्य पशु नहीं है, चिंकारा है राज्य पशु। तो चिकारा एक तत्वाध्य यंत्र है साथियों बजाने के लिए। नेक्स्ट ऊँट के बारे में हम बात करेंगे। तो ऊँट, ये मैंने सांकेतिक चित्र लगाया है। ऊँट सभी ने देख भी रखा होगा साथियों। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आप ये मान सकते हो ऊँट जो है वो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि इसके पाँव कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। और जो रेगिस्तान है उसमें रेत ही रेत है, जिसमें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है साथियों। लेकिन ऊँट को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। इसके जो पैर है वो गद्दीदार होने के कारण ये पैर नीचे में जो रेगिस्तान है, जो रेत है, उसमें अंदर नहीं घुसते हैं और ये बड़ी आसानी से रेगिस्तान में चल पाते हैं। तो इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसे 2014 में राज्य पशु घोषित किया गया। किसको? ऊँट को। मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए। ये कौन सा? ये पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु है। जंगली पशु की श्रेणी में चिंकारा रहेगा। 2014 में ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला बाड़मेर है और न्यूनतम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़ है। देखिए बाड़मेर और प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ आपके इधर दक्षिण में पड़ता है और बाड़मेर इधर आपके पश्चिम में पड़ता है। तो सर्वाधिक ऊँट बाड़मेर में पाए जाते हैं और न्यूनतम ऊँट प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं साथियों। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में न्यूनतम, और सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में बाड़मेर जिले में। राजस्थान के लोक देवता पाबूजी को ऊँटों का देवता भी कहते हैं। देखो लोक देवता का प्रश्न अभी हमने टॉपिक छेड़ा नहीं है, क्योंकि कला संस्कृति इतिहास पे अभी हम पहुँचे नहीं हैं। तो साथियों जैसे ही ये भूगोल की क्लासेज पूरी हो जाएगी, हम कला संस्कृति इतिहास पर चले जाएंगे। तो आप नो टेंशन रहिए, एग्ज़ाम से पहले पूरा कोर्स करवा दूंगा, बिल्कुल नो टेंशन रहिए आप साथियों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के राज्य पक्षी के बारे में। इसके पहले हमने दो चीज़ें पढ़ी है। एक तो राजस्थान का राज्य वृक्ष पढ़ा है साथियों, राज्य वृक्ष पढ़ा है। एक हमने राजस्थान का राज्य पशु पढ़ा है। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है 1983। राज्य पशु कौन कौन से हैं? एक तो आपके चिंकारा है और एक आपके क्या है साथियों? ऊँट। चिंकारा यहाँ पर जंगली जीव की श्रेणी में आता है, ऊँट पालतू श्रेणी में आता है। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। ऊँट को 2014 में राज्य पशु का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे है राजस्थान का राज्य पक्षी। ये दिख रहा है ना आपको, ये सांकेतिक चित्र है गोडावन का। किसका चित्र है ये? गोडावन का ये चित्र है साथियों। गोडावन यहाँ पर देखिए, ये भी पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा पाया जाता है और यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप गोडाउन कह दो या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कह दो, बात एक ही, अलग अलग नहीं है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? गोडावन है साथियों, ठीक है। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। इसके उपनाम देख लेते हैं कि गोडाउन के या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के उपनाम क्या क्या है। सोहन चिड़िया इसको आप कह सकते हो, पाल मोरडी इसको कहा जाता है, शर्मिला पक्षी इसको कहा जाता है, इसको हुकना भी कहा जाता है, इसको गुराइन के नाम से भी जाना जाता है। इतने सारे नाम हैं। देखो मैंने कहा था ना, इस वीडियो को देखने के बाद में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करो आप। मैटर आपको वो मिलेगा जो आप यूँ कह सकते हो कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके। वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। किसका? राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। ऊपर जो भी हमने जैसे राज्य वृक्ष देखा, राज्य पशु देखा, उनके भी वैज्ञानिक नाम थे। इसी प्रकार यहाँ पर राज्य पक्षी गोडावन का भी वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस
नाइग्रिसेप्स है साथियों, याद रखना है वैज्ञानिक नाम विशेष तौर पे। इसे 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। किसको? गोडावण को 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। खेंजरी को 1983 में किया गया था। चिंकारा को 1981 में किया गया था, मतलब चिंकारा और गोडावण दोनों को 1981 में, और खेंजरी को कब किया गया? 1983 में किया गया। देखो 1981 में चिंकारा क्या है? पशु है, और गोडावण क्या है? पक्षी है। तो पशु पक्षी 1981 में ही घोषित हो गए दोनों। किसे याद रख सकते हो आप? पशु पक्षी 1981 में घोषित हो गए, और वृक्ष मतलब पेड़ 1983 में हुआ साथियों। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपके चौथे नंबर पर आता है राजस्थान का राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। देख सकते हो कितने शानदार आपको यहाँ पर फूल रोहिड़ा के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर रोहिड़ा का मैंने सांकेतिक चित्र भी लगा रखा है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़ा है साथियों। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या नाम है? टिकोमेला अंडुलेटा राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। इसके जो उपनाम हैं उनको भी देखते हैं। इसको मरुस्थल या रेगिस्तान का सागवान और मारवाड़ टीक, और इसे राजस्थान की मरुशोभा भी कहते हैं। इतने सारे नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। राजस्थान की मरुशोभा की लिखा था, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। राजस्थान की मरुशोभा भी रोहिड़ा है। मरुस्थल का सागवान भी जो है रोहिड़ा है। रेगिस्तान का सागवान भी रोहिड़ा है, और मारवाड़ टीक भी क्या है? रोहिड़ा है साथियों। यहाँ पर राजस्थान का राज्य पुष्प की हम बात कर रहे हैं। राज्य पुष्प क्या है आपके? रोहिड़ा है। इसके उपनाम भी हमने देख लिए। आगे अगर हम देखें तो 21 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प इसे घोषित किया गया, और यह सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र में है। किधर? राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, सर्वाधिक रोहिड़ा के जो फूल है वो आपको पश्चिमी क्षेत्र में ही या पश्चिमी राजस्थान में ही देखने को मिलेंगे। अब कैसे याद रखना है आपको मैं बता दूं कि 1981 में और 1981 में दो चीज़ें हैं। 1983 में भी दो चीज़ें हुई, और यहाँ पर आपको समझना है जो 1981 और 1983 है, यहाँ पर पशु और पक्षी घोषित किए गए, और यहाँ पर वृक्ष पे क्या लगते हैं? फूल मतलब पुष्प। तो राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष 1983 में घोषित किए गए, और राज्य पशु और राज्य पक्षी 1981 में घोषित किए गए। आप ऐसे कि पशु पक्षी तो 1981 में, मतलब पशु पक्षी पहला है, और उसके बाद में पेड़ और फूल आया। कब आया? 1983 में। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। आगे हम बात करें राजस्थान के राज्य नृत्य की, तो राजस्थान का राज्य नृत्य है साथियों घूमर। क्या है? घूमर हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे कई सारे ऐसे लोग तो नहीं हो सकते, कई सारे मतलब ऐसी महिलाएं हो जिन्होंने घूमर नृत्य किया हो साथियों, क्योंकि घूमर नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, इसको पुरुष नहीं करते हैं। आपने देखा जरूर होगा, ये तो क्लियर है। अगर आप राजस्थान के हैं तो आपने घूमर नृत्य देखा जरूर होगा साथियों। इसमें गोल गोल घेरे में घूमा जाता है, महिलाएं श्रृंगार करके घूमर नृत्य करती है, और यहाँ पर मैंने लिखा है इसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती है। पहली चीज़ तो आपको क्या याद रखना है, राजस्थान का राज नृत्य क्या है? घूमर है साथियों, और घूमर में सिर्फ स्त्रियां ही भाग लेती है, पुरुष भाग इसमें नहीं लेते हैं। इसे राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ से भी आपके बन सकता है कि राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर किसको कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। राजस्थान में नृत्यों की आत्मा किसको कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। तभी तो इसको राजस्थान के राज्य नृत्य का दर्जा दे रखा है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें साथियों, तो राजस्थान के राजकीय गीत की, राजस्थान का राजकीय गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। इस प्रकार से इसका गायन किया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरा तो क्या सुर ले ताल यति गति बिल्कुल भी नहीं होता है, आपस में संबंध ही नहीं है। आप कहीं आपने भी सुना होगा कि कभी मतलब गाया ही नहीं जाता साथियों। राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। आपको विशेष तौर पे याद रखना है। और यह जो गीत है, यह लोकगीत ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा है। अब ढोला मारू की आपने प्रेम कहानी सुनी है नहीं सुनी है वो अलग बात है। सुनना चाहते हो तो आप गूगल पे भी सर्च करके इस चीज़ को देख सकते हो साथियों। लेकिन आपको इतना ज़रूर याद रखना होगा एग्ज़ाम के लिए, जो राजस्थान का राजकीय गीत है केसरिया बालम वाला,
वो किसकी प्रेम कहानी से जुड़ा है, तो वो ढोला मारू की प्रेम कहानी से जुड़ा है। इस गीत को सबसे पहले, किस गीत को, केसरिया बालम गीत को सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। सबसे पहले केसरिया बालम को किसने गाया था? उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा सबसे पहले केसरिया बालम को गाया गया था साथियों। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई के द्वारा गाया गया। देखो दोनों चीज़ें एक ही है, गीत तो वही है। सबसे पहले तो गाया था उदयपुर की मांगी बाई ने, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल की अगर हम बात करें साथियों, तो इंटरनेशनल लेवल पे मांगी बाई ने नहीं गाया था, वो गाया था अल्लाह जिल्ला बाई। कहाँ की थी ये? बीकानेर की थी साथियों। अल्लाह जिल्ला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु कोकिला। मतलब इनका जो सुर था बहुत ही शानदार था, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए इनको मरु कोकिला के नाम से भी जाना जाता है साथियों। राजस्थान की मरु कोकिला कौन है? अल्लाह जिल्ला बाई है। मतलब क्या इनका कार्य रहा है इतिहास में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण, तो वो है जो केसरिया बालम गीत है, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया इन्होंने सबसे पहले। अल्लाह जिल्ला बाई ने सबसे पहले केसरिया बालम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में गाया था। इस गीत को मान गायकी के रूप में गाया जाता है। देखो सबसे पहले गाया था इस गीत को मांगी बाई ने, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे किसने गाया? अल्लाह जिल्ला बाई ने। और अल्लाह जिल्ला बाई ने इस गीत को बाद में गाया होगा इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये थोड़ी कि डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पे ही गा दिया। पहले इन्होंने जो गंगा सिंह थे, महाराजा गंगा सिंह थे, उनके दरबार में, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में सबसे पहले इस गीत को इन्होंने गाया था पहली बार, ठीक है। और इसको किस रूप में गाया जाता है? मान गायकी के रूप में। नेक्स्ट आगे हम बात करें साथियों, तो राजस्थान के राज्य खेल की। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल है। इसे 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया। इसको भी विशेष तौर पे याद रखना है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। याद रखिए भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन हम भारत की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। और कब बनाया गया बास्केटबॉल को राज्य खेल? 1948 में बनाया गया साथियों। आपको ये भी विशेष तौर पे याद रखना है। इसके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारे, यूँ मानो कम से कम 50 प्रश्न बन सकते हैं इस चीज़ के। ये जो हमने ऊपर पढ़ रखा है ना, ये सारी चीज़ें कम से कम 50 प्रश्न साथियों। विशेष मैंने लिखा है, एक योजना चलाई गई है शुभंकर योजना, जो कि 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब हर जिले को किसी न किसी वन्य जीव के नाम से जाना जाएगा, ताकि वन्य जीवों का संरक्षण हो। शुभंकर योजना का संबंध है वन्य जीवों के संरक्षण से। जैसे मेरा गृह जिला है झालावाड़, ठीक है, तो झालावाड़ का क्या प्रसिद्ध है? गागरोनी तोता प्रसिद्ध है। तो जो झालावाड़ है साथियों, गागरोनी तोता, जो झालावाड़ है, इसको किस नाम से जाना जाएगा? मतलब विशेष नाम से, गागरोनी तोते के नाम से। ऐसे ही प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले में जो पशु या कोई पक्षी जो प्रसिद्ध है, ठीक है, उसको उसका एक चिन्ह दे दिया उस जिले को कि भाई आपका चिन्ह ये रहेगा, ताकि उस जो पशु या पक्षी है उसको संरक्षण अधिक मात्रा में मिले। अब इसके प्रश्न तो वैसे बहुत सारे रहेंगे, लगभग यूँ मानिए कल के वीडियो में आपको 50 प्रश्न देखने को मिले, कम से कम 40 से 50 हो, मैक्सिमम 50, मिनिमम 40 प्रश्न तो आपको देखने को ही मिलेंगे। वीडियो दोबारा आप देख सकते हो ताकि आपके टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो, और उसके बाद में प्रश्न आप हल जरूर करिएगा साथियों। मूल्यांकन भी तुरंत की तुरंत ही होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।